कैसे हैं आप लोग? आज मैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं चैप्टर को हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स अलग-अलग करके डील करने वाला हूँ। तो इसमें से सिर्फ़ हैलो एल्कीन्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को जीओसी थोड़ा बहुत आता है और रिएक्शन मैकेनिज़्म्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा मैं यहीं पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम वो है हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स। इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ हैलो एल्केन्स ही डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे हैलो एरीन्स से कोई मतलब है नहीं अभी। सबसे पहले तो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है? ये हैलो एल्केन्स जो है इसको हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है और हैलोजन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड्स है जहाँ पे आप एक हाइड्रोकार्बन ले लोगे, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाओ, उसके जगह किसी हैलोजन को लेकर आ जाओ, तो जो भी आपका बनेगा वो आपका हैलोजन डेरिवेटिव होगा जिसको हम लोग हैलो एल्केन या हैलो एरीन्स बोल सकते हैं। तो वो मैं लिख दिया, ये रिप्लेस हाइड्रोजन विथ हैलोजन। अब ये हैलोजन, ये एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हैलोजन, और हैलोजन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, हम लोग मीथेन ले लेते हैं, CH4। तो CH4 में मुझे करना क्या है? अगर मुझे हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो एक हाइड्रोजन को भगा दिया, उसके जगह पे एक हैलोजन को, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लिखा हुआ है, ब्लू में लिखा हुआ है, FCl, Br या I में से किसी एक को लेकर आना है। तो अगर वो मैं करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरा एक हाइड्रोजन की जगह एक एक्स आ जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। ये सेम प्रोसेस जो मैंने अभी किया है ये हम बार बार कर सकते हैं, और तब तक कर सकते हैं जब तक कि सारे हाइड्रोजन्स खाली ना हो जाए। तो वो एक बार हम खाली करके देखते हैं। तो जैसे सेकेंड वाला हमने हाइड्रोजन को भगा दिया और उसकी जगह हैलोजन लेकर आ गया, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH2X2। अब ये वापस से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ मैं। अगर मैं रिपीट करता हूँ तो फिर से एक हाइड्रोजन को भगा दिया, एक हैलोजन को लेकर आ गया, तो इस बार 2 के जगह 3 हैलोजन, 3 एक्स मॉलिक्यूल्स आएंगे, 3 एक्स के एटम्स आ जाएंगे, और हाइड्रोजन 2 के जगह सिर्फ एक ही बच जाएगा। तो वो CHX3 बनेगा। अब CHX3 में से फिर से एक और हाइड्रोजन है, जब तक ये हाइड्रोजन है तब तक आप उसका डेरिवेटिव बना सकते हो। तो आपको करना क्या है? हाइड्रोजन को उठाओ, उसकी जगह पे हैलोजन को लेकर आ जाओ। हाइड्रोजन की जगह हैलोजन ला दिए तो आपका CX4 बन जाएगा। तो ऐसे आप कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स बना सकते हो। ठीक है? इसमें जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बना उसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड या मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक हैलोजन है उस मॉलिक्यूल में। सेकंड वाला प्रोडक्ट है उसको हम लोग डाई हैलोजनेटेड बोलेंगे, जो आपको दिख रहा होगा CH2X2 करके। और तीसरा केस है जहाँ पे आपके पास 3 हैलोजन है, उसको हम लोग ट्राई हैलोजनेशन, वैसे टेट्रा, पेंटा और पॉली हैलोजनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है। उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका जनरल कन्वेंशन है। अब हम लोग इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अगर मैंने ईथीन लिया, ईथीन मतलब क्या? C2H4, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों में 2-2 हाइड्रोजन, ताकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। इसमें भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। कोई एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह पे हैलोजन लेकर आ गया। तो अगर वो कर दिया तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग इसको एलाइल हैलाइड बोलते हैं। हम लोग इस सबको देखते हैं, इनको एलाइल हैलाइड ही क्यों बोलना है, कुछ और क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। 2 हैलोजन हो सकता है, 1 हैलोजन हो सकता है, बेंजीन के ऊपर हो सकता है, बेंजीन के साइड में हो सकता है, बेंजीन के पड़ोसी एटम पे हो सकता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपका हैलोजन है मॉलिक्यूल के अंदर तो आप बोल सकते हो उसको हैलोजन डेरिवेटिव या हैलो एल्केन या हैलो एरीन। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है? मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहले वाले को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, दूसरे को बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका हैलोजन एटम किसी नॉन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो एराइल हैलाइड है इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप हैलोजन को देखो, हैलोजन अगर बेंजीन रिंग को कनेक्टेड है डायरेक्टली, बेंजीन रिंग के पड़ोसी में नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है मुझे। अगर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका बॉन्ड जो है सीधा जाके बेंजीन रिंग के ऊपर टच होता है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि वो एराइल हैलाइड है। और इसके अलावा जो दूसरा केस होगा उसको हम एल्काइल हैलाइड बोल देंगे। तो सबसे पहले सबसे आसानी से डिफाइन करने के लिए जो मुझे होगा वो है एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड है क्या चीज़? एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। मॉलिक्यूल हैविंग हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग।
वैसे ही एराइल हैलाइड मैं अगर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो अल्काइल हैलाइड आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही आसान है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड है। तो मॉलिक्यूल जहाँ पे हैलोजन जो है, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को कनेक्टेड ना हो, इंपॉर्टेंट ये है, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, वो आपका अल्काइल हैलाइड है। जैसे आप देख सकते हो, मॉलिक्यूल वेयर हैलोजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। तो आप अगर एराइल हैलाइड को बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हो, तो वहां से आप अल्काइल हैलाइड को भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको अल्काइल और एराइल हैलाइड को ऐसे लिखता हूँ कि अल्काइल हैलाइड को RX करके लिखता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मार्क भी करके दिखा दूंगा आपको। तो अल्काइल हैलाइड को मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ और एराइल हैलाइड को मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ। तो अल्काइल और एराइल हैलाइड मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं बार बार अगर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लिखने लगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। तो इस वजह से RX और ARX करके लिखूंगा। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन RX और ARX है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन क्या है? क्या हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है? इसके दो आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना हो सकता है, और कोई आंसर हो नहीं सकता। एक तो कनेक्टेड है, नहीं तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि हैलोजन आके बगल में खड़ा है बट कनेक्टेड नहीं है, ये वाला ऑप्शन होने ही नहीं वाला है। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं कनेक्टेड है। तो अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस केस में आपका एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो येस और नो आपका दो ऑप्शन है। येस के केस में आपका एराइल हैलाइड आ जाएगा, नो के केस में आपका अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। तो येस के केस में ARX, नो के केस में RX। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ पे चले आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो नेक्स्ट चीज़ में जाने से पहले इसको एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि वो अल्काइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद मैं इसके रिएक्शंस बता सकता हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि मैं रिएक्शन बताना चाहता हूँ मॉलिक्यूल को सिर्फ देख के, तो मुझे सबसे पहले तो क्लासिफाई करने आना चाहिए कि ये अल्काइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज RX और ARX। तो अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड करके आपको क्लासिफाई करना है। तो पहला एग्जाम्पल है CH3Cl। अब क्वेश्चन यही है कि अल्काइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है। तो जैसे ही मैं ये मॉलिक्यूल देखता हूँ, इसमें क्या मुझे हैलोजन दिख रहा है? हैलोजन कौन सा है? FCl, Br या I में से कोई एक दिखेगा। Cl दिख रहा है मुझे। जैसे ही मुझे Cl दिखा, क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या ये Cl जो मुझे दिखा, ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अल्काइल हैलाइड है। और अगर कनेक्टेड होता तो मैं इसको एराइल हैलाइड बोलता। इस वाले केस में नहीं है, इस वजह से RX लिखूंगा। RX का मतलब है अल्काइल हैलाइड। वैसे हम लोग एक और क्वेश्चन भी देख लेंगे, CH3CH2Cl। तो इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड बोलोगे कि एराइल हैलाइड बोलोगे? अब वापस वही कहानी है यहाँ पे कि जैसे ही आप ये मॉलिक्यूल देखते हो, आपको देखना है कि हैलोजन क्या डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले केस में आपका बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, तो आप इसको अल्काइल हैलाइड बोल सकते हो। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल, जहाँ पे मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ सीधा Cl है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, और जैसे ही ये Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एराइल हैलाइड है। तो क्या लिखेंगे हम? ARX। तो ये एराइल हैलाइड है। तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, CH2 है, Cl है। क्या Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है? नहीं, ये CH2 से कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं है। तो इसको हम एराइल नहीं बोल सकते हैं, अल्काइल बोलना होगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका अल्काइल हैलाइड है। एराइल वो होता जहां पे आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्शन था, वो नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर में ये वाला जो पोर्शन है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग नहीं है और Cl ऐसी जगह पे है जहां पे बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड होगा। वैसे एक और क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेंजीन रिंग नहीं है, तो अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे आप देख सकते हो फिर से बेंजीन रिंग है ही नहीं, मॉलिक्यूल में ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं है, अल्काइल हैलाइड है। और नेक्स्ट वाला केस में क्या होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl है, CH3 है, दोनों है, बट क्या ये अल्काइल है या एराइल हैलाइड है? ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका हैलोजन ये रहा Cl। अब Cl क्या डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है या किसी और से कनेक्टेड है? तो यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्शन दिख रहा है, तो मैं इसको एराइल हैलाइड बोलूंगा, अल्काइल हैलाइड नहीं। तो ARX लिखूंगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
ये इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होगा कि कितने हैलोजन है आपके मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो इसमें सबसे पहला आएगा मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक हैलोजन हो, मॉलिक्यूल दैट हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग मोनोहैलाइड बोलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा डाईहैलाइड, मतलब 2 हैलोजन है। ट्राईहैलाइड जिसमें 3 हैलोजन है। और टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड, हेक्साहैलाइड जा सकते हो। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट मतलब डिपेंड करता है कितना आपका कार्बन चेन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने हैलोजन आ सकते हैं। तो इन जनरल में एक से ज़्यादा है तो मैं पॉलीहैलाइड बोल दूंगा ताकि मेरा दिमाग ही नहीं खराब हो। तो मेरा जनरल क्लासिफिकेशन यही होगा कि पॉलीहैलाइड है। पॉलीहैलाइड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हो, मेनी एक्स, मोर देन वन बेसिकली। और इसमें ये हैलोजन जो है पॉलीहैलाइड में, या डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसमें तो इसमें हैलोजन ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ सेम ही हैलोजन होना चाहिए, अलग भी हो सकता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हैलोजन हो सकता है सेम या अलग या कुछ भी, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है? तो कैन बी सेम और डिफरेंट टाइप, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। तो अल्काइल हैलाइड में हम मोनोहैलाइड देखेंगे। तो अल्काइल मोनोहैलाइड, तो अल्काइल मोनोहैलाइड मतलब जैसे मीथेन में आप एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन लगा दिए तो CH3Cl। तो इसको हम जो IUPAC नेम है इसका ये होगा 1 क्लोरोमीथेन होगा। बट मैं इतना ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा सकता, मैं इसको मिथाइल क्लोराइड बोलूँगा, जहाँ पे CH3 जो है ये मेरे लिए मिथाइल ग्रुप है। CH3 मेरे लिए मिथाइल ग्रुप है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। तो वैसे ये वाला मेरे लिए इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और ये जो होगा ये एक्चुअली आपका 3 क्लोरोपेंटेन है। तो नंबर ऑफ एटम्स देख लो, यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो थर्ड वाले पे है तो 3 क्लोरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 है, तो पेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल्स के हर एक के नाम नहीं बोलने वाला। इसको हम लोग बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, और इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसको हम लोग एलाइल क्लोराइड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, सबके नाम भी लिखवाऊंगा आपको आगे जाके, अभी नहीं। तो दूसरा टाइप पे चले आते हैं। दूसरा टाइप है मेरा अल्काइल डाईहैलाइड। अब डाईहैलाइड में क्या होगा? 2 हैलोजन होगा। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं। जो सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। अब आपको तो मुझे मेरे बारे में पता ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मैं इसको सिर्फ जेम करके लिखता हूँ, जेम डाईहैलाइड लिखूंगा अगर लिखना पड़ा तो मेरे लिए ये जेमिनल है। तो एक्चुअल नाम इसका जेमिनल है, मैं इसको जेम करके ही लिखूंगा क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो हैलोजेंस है वो सेम कार्बन पे कनेक्टेड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH2Cl2, तो दोनों क्लोरीन इसमें, क्योंकि एक ही कार्बन है उसी पे कनेक्टेड होगा, तो एक ही कार्बन पे कनेक्टेड है दोनों, तो उसको हम लोग जेमिनल बोलेंगे या जेम बोलेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा CH3CHCl2। यहाँ पे अगर आप देखो फिर से दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन के ऊपर है, तो इसको भी हम जेमिनल बोलेंगे। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड वाले में दोनों क्लोरीन फिर से सेम कार्बन पे है, तो उस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी जेमिनल है। जेमिनल का मतलब बस इतना है कि दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे, दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे, दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे, बस इतना ही है। तो इसको हम लोग जेमिनल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है विसिनल, विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड को अभी फिर से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मैं विक करके लिखूंगा। तो विसिनल डाईहैलाइड, जिसको मैं विक डाईहैलाइड भी बोलता हूँ, इसमें बस इतना होता है कि जो आपके हैलोजेंस है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होंगे। तो हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन होगा। तो एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तो CH2 2 और Cl लगा दिया। जिस कार्बन पे था उसके पड़ोसी के पास भी एक क्लोरीन है। तो अगर पड़ोसी एटम के पास आपको क्लोरीन दिख जाए या हैलोजन दिख जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो विसिनल है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे फिर से पड़ोसी, इसके पड़ोसी के पास फिर से हैलोजन है, तो ये आपका विसिनल है। एक और एग्जाम्पल, फिर से पड़ोसी के पास है तो विसिनल है। वापस एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे ये। इसके अलावा तीसरा जो होगा वो आइसोलेटेड डाईहैलाइड होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आइसोलेटेड डाईहैलाइड है कौन, है क्या चीज़? तो आइसोलेटेड डाईहैलाइड वो है जो ना तो विसिनल है ना तो जेमिनल है। तो ना तो वो सेम कार्बन पे हैलोजेंस होंगे ना तो एडजेसेंट कार्बन्स पे होंगे। इसको हम लोग आइसोलेटेड डाईहैलाइड बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स दैट डोंट हैव हैलोजन ऑन सेम और एडजेसेंट कार्बन्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड। तो इसमें मिनिमम जो है 2 कार्बन जिनके ऊपर हैलोजन है उसके बीच में एक एक्स्ट्रा कार्बन होगा मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये एक आपका एक एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाले केस में आपके बीच में सिर्फ, मतलब जो 2 कार्बन थे जिस पे हैलोजन था उसके बीच में सिर्फ एक कार्बन था, यहाँ पे भी वही सीन है, एक CH2 है।
बट यहाँ पे भी वही है। एक और एग्जांपल अगर मुझे दिखाना है तो सेम टाइप का ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम एक Cl रख दिए और यहाँ पे एक Cl रख दिए। ये भी आइसोलेटेड है क्योंकि ये ना तो विसिनल है ना तो जेमिनल है। ऐसा हर एक डाई हैलाइड जो ना तो विसिनल ना तो जेमिनल है उसको हम लोग आइसोलेटेड बोलेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है विसिनल, जेमिनल और आइसोलेटेड की। इस वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो मेरा है ट्राई हैलाइड। अब ट्राई हैलाइड सबके मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्राई हैलाइड सिर्फ मीथेन के डेरिवेटिव जो है जिसको हम लोग CHX3 करके लिखे थे पहले स्लाइड में, वो इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म। और हैलोफॉर्म का जनरल फॉर्मूला है CHX3। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इसका फॉर्मूला है CHX3। तो X हमें पता है कि 4 डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो 4 डिफरेंट टाइप के हैलोफॉर्म बनेंगे। तो सबसे पहला होगा कि फ्लोरोफॉर्म, जहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन है। तो पहला है फ्लोरोफॉर्म। तो फ्लोरोफॉर्म के बारे में जब हम लोग देख ही रहे हैं, जब इसका नाम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसी चैप्टर के लिए। तो CHF3 जो है कलरलेस है, नॉन फ्लेमेबल होता है और पॉइजनस होता है। मेन तो चीज़ मेरे लिए तो यही है कि पॉइजनस है, किसी को सूंघा दो मर जाएगा। तो कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, जला नहीं सकते उसको, और पॉइजनस है। पॉइजनस जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलरलेस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दिखेगा नहीं, जहरीला है और दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो अच्छा है एक तरफ से देखा जाए तो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। करेक्ट रीजन से नहीं है बट ठीक है, फेमस है। तो मेन तो इसका एनेस्थेटिक करके पर्पस था। बट अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक देना है तो मैं बोलूँगा कि ये वोलेटाइल है, बहुत आराम से इवेपरेट कर जाता है, कलरलेस है, और टेस्ट अगर करोगे ना तो ये एकदम स्वीट टेस्टिंग है। और इसका एक अजीब सा स्मेल आता है, ईथर लाइक स्मेल बोलते हैं इसको। तो आप वो सारे प्रॉपर्टीज इसके लिख सकते हो। वोलेटाइल है, कलरलेस है, स्वीट है, टेस्ट करने में पता नहीं मुझे कि आप लोग टेस्ट क्यों करने जा रहे हो ये सब चीज़ें। बट अगर आप टेस्ट कर ही लेते हो, अगर आपको मतलब ज़िंदगी में कुछ तूफ़ानी करना है, तो आप जाके क्लोरोफॉर्म खा रहे हो, तो उस केस में आपको वो स्वीट लगेगा। बट मेरे हिसाब से आपको नहीं खाना चाहिए ये सारी चीज़ें। मतलब खाना खाओ यार, ये क्लोरोफॉर्म कौन खाता है? आई मीन पीता है, ठीक है? तो इसका अगर मैं इम्पॉर्टेंट यूज़ देखूँ तो ये एनेस्थेटिक करके यूज़ किया जाता था, बट आजकल ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल एनेस्थेटिक करके नहीं यूज़ किया जाता। इट इज़ पावरफुल एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव, वही है, बेहोश करने के लिए यूज़ करते थे। और बेहोश करना ही था तो आप इसको इन्हेल करके या फिर खा के भी बेहोश हो सकते थे। पता नहीं बेहोश होने का शौक क्यों है आप लोगों को। तो इसके अगर मेन रीज़न जो है, ये क्लोरोफॉर्म आजकल यूज़ नहीं होता। अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो ये रीज़न इसका ये है कि एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है। अगर आप क्लोरोफॉर्म सपोज़ एक कंटेनर में लेके रखे हो, और ऐसा तो नहीं है ना कि आप एटमॉस्फेरिक एयर से सबको बचा ही लोगे। तो जैसे आपने कंटेनर खोला, एटमॉस्फेरिक एयर उड़ते-उड़ते उसके अंदर आ गया और रिएक्ट कर गया और एक पॉइजनस गैस बना दिया। आप किसी को बेहोश करना चाहते थे और वो मर गया, तो वो अच्छा थोड़ी है। तो इस वजह से ये यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ नो लॉन्गर यूज दैट इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैस ऑन ऑक्सीडेशन। अब ये कौन सा पॉइजनस गैस है? जैसे ही मेरे को पता चला पॉइजनस गैस है, मैं तो खुश कि मुझे अभी एक और नया पॉइजन सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिख के दिखाऊं आपको, तो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है। क्लोरोफॉर्म लो, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ, ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को अगर आपको स्टोर करना है तो ये डार्क टाइप के कंटेनर्स में, एकदम ब्राउन टाइप के कंटेनर्स में सेव किया, मतलब स्टोर किया जाता है, सेव नहीं, स्टोर किया जाता है। और इसमें जो गैस बनता है, जो प्रोडक्ट है HCl के अलावा जो आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। ये फॉस्जीन गैस बनाता है जो कि पॉइजनस है। आप बेहोश करना चाहते थे, वो इंसान मर गया, और अगर आप हॉस्पिटल में किसी को बेहोश कर रहे थे और वो मर गया, तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे बेकार में। तो इस वजह से यूज़ नहीं करते हैं। तो O2 जो यहाँ पे होगा, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, तो वो भी मैं लिख दूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्योर एयर इसको सप्लाई करोगे तो ही फॉस्जीन बनाएगा। आप गलती से कंटेनर को ओपन रख दिए, सनलाइट तो हर जगह है ही, तो सनलाइट आएगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो इस वजह से ये आजकल यूज नहीं किया जाता है, और इसी वजह से इसको डार्क कंटेनर्स में, टाइट बॉटल्स में रखा जाता था। सो इट इज केप्ट इन डार्क एयर टाइट बॉटल। ठीक है, बॉटल कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप देखना चाहो तो गूगल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कंटेनर ऐसा है, ब्राउन कलर का, डार्क है, ताकि अंदर सनलाइट ना जाए, ताकि वो रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो उसको मिले ही नहीं।
तो ये आपका सेकेंड हैलोफॉर्म होगा। थर्ड हैलोफॉर्म है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म भी एनेस्थेटिक करके यूज़ किया जाता था। तो ये पेल येलो लिक्विड होगा और इसका जो मेन यूज़ है कि ये एंटीसेप्टिक या सेडेटिव करके यूज़ होता है। दूसरा है कि ये सॉल्वेंट करके यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो हैलोफॉर्म है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ये, मतलब रिलेटिवली बाकी तीन तो ऐसे ही मतलब कहानी के लिए इम्पॉर्टेंट था, बट लास्ट वाला जो है रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर देखेंगे, जहाँ पे एल्डिहाइड्स का जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है हैलोफॉर्म टेस्ट। वो हैलोफॉर्म जो है वही ये हैलोफॉर्म है CHI3। ठीक है, वो हैलोफॉर्म यही हैलोफॉर्म है क्योंकि ये येलो कलर प्रेसिपिटेट बनता है। तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये जैसे ही रिएक्शन में बन जाता है आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे आइडोफॉर्म बन गया। और आइडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक भी होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ट्राई हैलो कंपाउंड है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग टेट्रा हैलाइड पे चले आते हैं। तो एक टेट्रा हैलाइड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो CCl4 है। CCl4 को आप चाहो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेड है। और ये कलरलेस लिक्विड है, इसका एक स्वीट स्मेल होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। 3 नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक होगा बेंजीन, एक होगा CS2 और एक होगा CCl4। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बार बार बोलता रहूँगा तो आपको याद हो जाएगा। इसी चैप्टर में मोस्ट प्रॉब्ली इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा हर चीज़ आपको जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो CCl4 एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कलरलेस लिक्विड है और इसका एक स्वीट स्मेल आता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ तो एक और हैलाइड है, मतलब एक और हैलोजन डेरिवेटिव है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है C2Cl4, जिसको हम लोग बोलते हैं पर हैलो इथिलीन। बेसिकली आप क्या करोगे, C2H4 में से हर एक हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन रख दोगे, क्लोरीन रख दोगे, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर हैलो इथिलीन। बट हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो पॉली हैलाइड्स है जिस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेशल पॉली हैलाइड है मेरा, बेंजीन, हेक्सा क्लोराइड और हेक्सा क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या ये दोनों कंपाउंड्स, क्या ये दोनों नाम सेम कंपाउंड का है या डिफरेंट कंपाउंड का है, जिस पे आप पॉज करके सोच सकते हो। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और हेक्सा क्लोरोबेंजीन। नाम देख के तो लग रहा है सेम है, बट एक्चुअली सेम होता नहीं है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड में एक्चुअली बेंजीन है भी नहीं, ये एक्चुअली हेक्सेन है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो है C6H6Cl6। इसमें हाइड्रोजन्स भी है, ये बेंजीन है ही नहीं। इसको लिंडेन या गेमैक्सिन बोलते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और दूसरा जो हेक्साक्लोरोबेंजीन है, इसमें एक्चुअली बेंजीन होता है। ये बेंजीन पे 6 क्लोरीन जो होता है इसको हेक्साक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो लिंडेन या गेमैक्सिन है। अब हेक्साक्लोरोबेंजीन का अगर आपको कॉमन नेम देना है तो वो होगा पर क्लोरोबेंजीन। हर एक जगह पे क्लोरीन है तो पर क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोनों का नाम देख के तो ऐसे लगता है कि सेम मॉलिक्यूल का होना चाहिए, बट दोनों ही डिफरेंट है। जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है C6Cl6। तो ये चीज़ इसका फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो, मतलब डिफरेंट फॉर्मूला है तो डिफरेंट कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन को एंड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कॉमन नेम्स पे चले आते हैं। तो कॉमन नेम्स जो कि हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग नॉन बेंजीन रिंग वाला देखेंगे। तो ऐसा मैंने कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है इसको हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और जो थर्ड कार्बन है इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो विनाइल ये वाला पार्ट, एलाइल ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, जो डबल बॉन्ड वाला, बेंजीन के अलावा बाकियों की बात कर रहा हूँ, नॉन बेंजीन डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, उसके दोनों कार्बन को मैं विनाइलिक कार्बन बोलूंगा। और जो इस डबल बॉन्ड के पड़ोस में है, पड़ोसी जो कार्बन है, पड़ोसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, वो आपका एलाइलिक होगा। ये चीज याद रखना है कि एलाइलिक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो विनाइल, डबल बॉन्ड का पड़ोसी जो है वो एलाइल। डबल बॉन्ड विनाइल, उसका पड़ोसी एलाइल, पड़ोसी एलाइल याद रखना है, क्योंकि एलाइल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो जैसे विनाइल क्लोराइड अगर मैं लिखता हूं, तो विनाइल क्लोराइड क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कनेक्टेड है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक रेजोनेंस होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर सकता है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देख सकते हो कि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो एक से ज्यादा दिख रहा है, 1.5 बॉन्ड बना रहा हूं, तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है हैलोजन के साथ। तो विनाइलिक कार्बन एंड हैलोजन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से नॉन रिएक्टिव हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो है कि एलाइलिक क्लोराइड क्या होगा। तो एलाइलिक क्लोराइड वो है जहाँ पे आपका हैलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पे कनेक्टेड है। तो हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन अ कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द नॉन बेंजीन डबल बॉन्ड। बेंजीन नहीं है, बेंजीन के अलावा कोई सी डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे है। जैसे इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये जो CH2 है राइट साइड वाला, इस पे जिसको मैं अभी sp3 दिखा रहा हूँ, ये sp3 वाला जो है ये आपका एलाइलिक कार्बन होगा। तो एलाइलिक कार्बन के ऊपर जो रहने वाला हाइड्रोजन है तो उसको आप एलाइलिक हैलाइड बोलोगे। तो हैलोजन एलाइल के ऊपर होना चाहिए। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा विनाइल के कंपैरिजन में, मोर रिएक्टिव देन विनाइल। और आप इन जनरल याद रख सकते हो कि जितने भी एलाइलिक एल्काइल हैलाइड है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी और जितने विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आपको सिंपल ये चीज़ याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाला, नॉन बेंजीन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उस पर अगर हैलोजन है तो विनाइलिक है, और अगर जो नॉन बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है उसके पड़ोसी कार्बन पे है तो वो एलाइलिक है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि एलाइलिक कौन सा है और विनाइलिक कौन सा। आइडेंटिफाई एलाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन। तो ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें एलाइलिक कौन सा होगा? जो आपका डबल बॉन्ड है उनके पड़ोसी जितने भी है ना, तो पड़ोसी वाले जितने भी है तो उनको हम बोल सकते हैं एलाइलिक। तो पड़ोसी जितने होंगे वो आपके एलाइलिक होंगे। तो ये दोनों एलाइलिक है। अब विनाइलिक कौन सा? ये डबल बॉन्ड वाले जितने दो कार्बन दिख रहे हैं, तो ये दोनों जो कार्बन है इनको हम विनाइलिक बोल सकते हैं। एलाइलिक कौन सा? डबल बॉन्ड के पड़ोसी वाले दोनों कार्बन। और विनाइलिक कौन सा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन। जहां पे डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, जहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ है वो आपका विनाइलिक है। उसका पड़ोसी जो है वो आपका एलाइलिक है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया, उस पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, फिर से डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन्स है उसको हम विनाइलिक बोलेंगे और उनके जो पड़ोसी है उसको हम एलाइलिक बोलेंगे। तो नीचे वाला पड़ोसी इसका एलाइलिक होगा, ऊपर वाला भी एलाइलिक होगा। पड़ोसी कहाँ पे भी हो फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड के पड़ोस में है तो उसको हम एलाइलिक बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप होगा ये आपका बेंजीन रिंग पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे बेंजीन रिंग और उसके बगल में कार्बन है, बेंजीन रिंग पे जो भी कनेक्शन डायरेक्टली होगा उसको फिनाइलिक कनेक्शन बोलेंगे, फिनाइलिक बॉन्ड बोलेंगे, फिनाइल हैलाइड बोलेंगे। और जो उसके पड़ोसी कार्बन पे होगा उसको हम बेंजाइल बोलेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो है वो बेंजाइल है, कार्बन के साथ इंक्लूड करते हुए सिर्फ बेंजीन रिंग को हम फिनाइल बोलेंगे। जैसे सिर्फ बेंजीन रिंग पे अगर क्लोरीन कनेक्टेड है तो हम उसको फिनाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि फिनाइल बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर बेंजीन रिंग के पड़ोसी से कनेक्शन है तो उस केस में हम उसको बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो जैसे हम विनाइल और एलाइल देखे थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। जहाँ पे कार्बन और क्लोरीन है, जहाँ पे कार्बन बेंजीन रिंग वाला और क्लोरीन कनेक्टेड है, वहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। जबकि जहाँ पे CH2 के साथ Cl कनेक्टेड है, क्योंकि बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ प्योर सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। और इसमें भी जैसे विनाइल और एलाइल में था कि विनाइल जो है वो कम रिएक्टिव था, एलाइल ज़्यादा रिएक्टिव था, वैसे ही यहाँ पे बेंजाइल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा फिनाइल के कंपैरिजन में। तो इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो आइडेंटिफाई बेंजाइल एंड फिनाइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है इस मॉलिक्यूल में कौन सा फिनाइल है, कौन सा बेंजाइल है। बेंजीन के पड़ोस पे जो है उसको हम लोग, बेंजीन के पड़ोसी CH2 पे जब कनेक्शन बना, CH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पड़ोसी कार्बन पे ब्रोमीन कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसको बेंजाइल बोल रहे हैं। और बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट कनेक्शन बना है तो हम इसको फिनाइल बोलेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन है तो फिनाइल, पड़ोसी पे है तो बेंजाइल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, इसमें आपको फिनाइल और बेंजाइल आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। जो ऊपर में सेंटर वाले रिंग के ऊपर जो कनेक्टेड है इसको हम फिनाइल बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब राइट साइड वाला, ऊपर में जो राइट साइड वाले रिंग पे कनेक्टेड है उसको देखो। बेंजीन रिंग यहाँ था, बेंजीन रिंग यहाँ पे एंड हो गया,
उसके पड़ोस वाले कार्बन पे हम लोग कुछ और कलर लेते हैं, ब्लू कलर ले रहे हैं यहाँ पे। पड़ोस वाले, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे एंड हो गया, इसके पड़ोसी कार्बन के ऊपर Cl है, पड़ोसी के ऊपर है तो उसको हम बेंजाइल बोलेंगे। अब ऐसे हम नीचे देख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड वाले रिंग पे अगर आप देखोगे तो वो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वजह से इसको हम फिनाइल बोलेंगे। अब एक और ही बचा है, तो उसको अगर हम देख लेते हैं तो CH2 पे कनेक्टेड है, जो कि बेंजीन का पड़ोसी है, क्योंकि बेंजीन के पड़ोसी में कनेक्टेड है, बेंजीन के पड़ोसी को कनेक्टेड है, तो उस वजह से हम इसको बेंजाइल बोलेंगे। तो बेंजाइल और फिनाइल को ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे चले आते हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से नहीं पढ़ा रहा, तो उस वजह से आपको यहीं पे देखना होगा। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के केस में बॉन्ड ब्रेकिंग ज़रूर होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन ज़रूर होगा। जहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, वो चीज़, वो पूरा प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। और इसमें रिएक्टेंट जो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक होता है जो लेस रिएक्टिव है, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट वो पार्टिकल है जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है। और दूसरा है मोर रिएक्टिव वाला, मोर रिएक्टिव वाले को हम रिएजेंट बोलते हैं। रिएजेंट वो है जो अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करने वाला जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो चीज़ आपको रिएजेंट बोलना होगा। जो लेस रिएक्टिव है उसको आप सबस्ट्रेट बोलोगे। तो हम लोग पहले तो ये रिएजेंट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसी पे आपका पूरा रिएक्शन, पूरा चैप्टर, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो रिएक्शन रिएजेंट, जिसको हम सिर्फ रिएजेंट भी बोल सकते हैं या फिर अटैकिंग रिएजेंट, तो ये क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स हैं? इनके दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसमें इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रो और फाइल दो वर्ड से बना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लविंग एजेंट या सीकिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी है। तो रिएक्टेंट विच सीक्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और इसमें जो है, आपको ये याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है ये। कभी कभी इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, कभी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। कभी कुछ केसेस में आपको इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स दिखेंगे, किसी केस में आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखेगा। ऐसे बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। तो इनके पास, इनमें से कुछ जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये लुइस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो लुइस एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हैं। तो फ्री रेडिकल्स एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जो लुइस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उनको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। और लुइस एसिड है क्या चीज़? ऐसा मॉलिक्यूल जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, उसको लुइस एसिड बोलते हैं। बट फ्री रेडिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये लुइस एसिड नहीं होगा। तो एक्सेप्ट रेडिकल्स, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, तो इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। तो सबसे पहला वाला जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पहला है, दूसरा न्यूट्रल है। तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि उसके पास से आपने इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। और न्यूट्रल क्यों? उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बट उसका ऑक्टेट वॉक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो वैसा वाला न्यूट्रल होगा। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चले आते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जिसको मैं E+ लिखूंगा प्यार से, तो मेरे लिए ये E+ होंगे। जहां पे भी मुझे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा, मैं प्रेफरेबली इसको E+ लिखने वाला हूं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, E+ कौन से होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? हर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, हर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, H3O+ और NH4+, ये चार चीज़ों के अलावा बाकी जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पूरे आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, H3O+ एंड NH4+। एग्जाम्पल्स H+, जैसे H3O+ है, वो अगर H+ और वाटर दे दे तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। बट H3O+ एज सच इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट H+ करेगा। Cl+, ये सब बहुत डिफिकल्ट से बनता है। Cl+, Br+, NO+, ये सब मुश्किल से बनता है, बट बन अगर गया गलती से तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+, CH3+ कार्बोकेटायन,
ये सब होंगे। तो एक्सेप्शंस वाला भी मैं लिस्ट पूरी तरह से लिख दूंगा। एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, H3O प्लस है और NH4 प्लस है। तो एक्सेप्शंस वाला लिस्ट, एल्कली मेटल की बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो हम बेरियम तक लिख देंगे। और इनको हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा NH4 प्लस और H3O प्लस, H2O नहीं, H3O प्लस। तो ये आपके एक्सेप्शंस का लिस्ट है। तो यही है। इनके अलावा जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर आपको गलती से भी दिख जाए, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इनका भी रीज़न यही है कि इन सबके पास लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले और दूसरे केस में, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और NH4 प्लस और H3O प्लस में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता किसी भी तरह का, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चले आते हैं जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में 3 टाइप पे मैं क्लासिफाई करता हूँ। तो इनको हम लोग कुछ स्पेशल नाम से बुलाते हैं। पहले मैं E1, E2, E3 करके बुलाता था। अब E1, E2, E3 लिखोगे तो E1, E2 करके मैकेनिज्म भी होता है, तो कन्फ्यूजन तो होना ही है आपको। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टाइप, जिसको मैं EIO करके लिखता हूँ, जिसका मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका जो ऑक्टेट होगा सेंट्रल एटम का, वो इनकम्प्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट वाला है EIO, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसमें ABN टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। अब ABN मतलब क्या, एक सेंट्रल एटम होगा, बहुत सारे साइड वाले एटम होंगे, और इसका जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसलिए IO लिखा है मैंने। तो इसके अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, तो एग्जाम्पल्स है BeCl2, BCl3, BF3, CH2। इसमें इसको हम लोग जो है, ये एक स्पेशल टाइप का इंटरमीडिएट होता है जिसको हम कार्बीन बोलते हैं। तो वो CH2 ये आपका कार्बीन है। इसमें आपका वेकेंट ऑर्बिटल ज़रूर रहेगा। वेकेंट ऑर्बिटल है जिसको मैं स्क्वायर बॉक्स से दिखाता हूँ, ये ज़रूर रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तभी ही उसको कार्बीन बोलते हैं। इसलिए आप देख सकते हो दो ही बॉन्ड है। और वेकेंट ऑर्बिटल मैं तो ड्रॉ करता हूँ, बट कोई और ड्रॉ नहीं करेगा, एग्जाम में भी ड्रॉ करके नहीं देगा। तो CH2 जो है आपका, उसको हम कार्बीन बोलेंगे। इसमें 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट होता है, बाद में देखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा AlCl3, FeCl3, FeBr3 और नाइट्रीन करके एक इंटरमीडिएट होता है। इसमें भी आपका जो है एक्चुअली 2 लोन पेयर होता है और एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो है ये आपका इंटरमीडिएट है। जो CH2 जिस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये NH जिस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इंटरमीडिएट है। पहले वाले को आप कार्बीन बोलते हो, कार्बन वाला, और नाइट्रीन बोलते हो, नाइट्रोजन वाले को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप है न्यूट्रल में। ये क्यों मैं टाइप बता रहा हूँ ये भी आपको समझ आएगा, पहले आप समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ करके। और इसके बाद आता है कंप्लीट ऑक्टेट वाला, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है बट वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो ABN टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जहाँ पे एक सेंट्रल एटम होगा और बहुत सारे साइड एटम्स होंगे, जहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल देते हैं, बट सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने ये क्लासिफाई किया ना, मुझे एक अनफेयर एडवांटेज मिला। अनफेयर एडवांटेज क्या है, जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होगा कंप्लीट ऑर्बिटल वाले से। तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रोफाइल इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल देन इलेक्ट्रोफाइल जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला बेटर होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स है SiCl4, PCl5, SF6, SbCl5, IF7, SnCl4, SO3, SO2। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आपका ऑक्टेट तो कंप्लीट है सेंट्रल एटम का। जैसे फर्स्ट वाले केस में सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉस्फोरस का कंप्लीट है, सल्फर का कंप्लीट है। तो इन सब का कंप्लीट ऑक्टेट है, बट स्टिल इनके पास वेकेंट D ऑर्बिटल है, या वेकेंट कोई और ऑर्बिटल है, जनरली D ही होगा। इन सबके पास D ही ऑर्बिटल है जो वेकेंट है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो आई होप इतना समझ आ रहा है। और तीसरा है जहाँ पे नो ऑर्बिटल होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे नो वेकेंट ऑर्बिटल है, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट स्टिल वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसमें रीजन क्या होगा, इसमें बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने वाला है सेंट्रल एटम और साइड वाले एटम के बीच में।
तो ए बी एन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट एंड नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसलिए नो लिखा है, ई नो मतलब नहीं है इसमें वेकेंट ऑर्बिटल, बट इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सेंट्रल एटम और दूसरे एटम के बीच में, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CCl4 होगा। CCl4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे कार्बन की बात करूँ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है इन दोनों में। तो इस वजह से होता क्या है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा क्लोरीन की तरफ चले आएंगे, तो क्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। चारों नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखूं तो CO2, जहाँ पे ये जो कार्बन है सेंटर में, ये आपका, ये जो कार्बन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसको हम ENO करके लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो वो नो वेकेंट ऑर्बिटल दिखाने के लिए NO लिखा है मैंने। तो अगर आप ये 3 क्लासिफाई कर लेते हो न्यूट्रल में, और आपको E+ क्या है पता है, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में सिर्फ इतना ही है कि E+ जो है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से बेटर होगा। बट अगर आपके पास सिर्फ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ही है, उस केस में क्या करोगे? अगर आपके पास सिर्फ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो उस केस में आप, अगर अभी हम लोग का क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है, सबसे पहले मैं बोला था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, फिर नो ऑर्बिटल वाला। तो वो ऑर्डर एग्जैक्ट वैसा ही आएगा, पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला, ये नो ऑर्बिटल वाला। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, पहले इनकम्प्लीट, फिर कंप्लीट, फिर नो ऑर्बिटल। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ये ऑर्डर है, ये हमेशा ट्रू होगा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा न्यूक्लियोफाइल से, सॉरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में ये 3 चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो ऑर्डर हमेशा इनकम्प्लीट पहले, फिर कंप्लीट वाला जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल तो है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, और लास्ट में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, साथ में वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमेशा होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, डिसाइड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर या इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो इसका एक क्वेश्चन है, H+, BF3, SF6 और CO2। H+ क्या होगा, किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये E+ टाइप का है। BF3 कैसा है? BF3 में अगर आप देखो सिर्फ 3 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो मैं इसको EIO करके लिखूंगा। फिर SF6 में आप देख सकते हो कि जो सल्फर है, जो सेंट्रल एटम है, उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 6 × 12 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, क्योंकि उतना सारा बॉन्ड बना दिया इसने। इसको एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बट इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड पे। सल्फर जो है आपका क्या, ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में था, उसके नीचे सल्फर है, तो थर्ड पीरियड का होगा। क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो इसमें आपके पास कंप्लीट ऑक्टेट तो है बट वेकेंट ऑर्बिटल है। और CO2 है, इस पे आपका वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो नो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है ही नहीं। और जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया, मेरे पास आंसर है, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। इसमें E+ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर BF3 होगा, फिर SF6 होगा, फिर CO2 होगा। तो अगर आप क्लासिफाई कर पाओ, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किस टाइप का है, आप हमेशा उसका ऑर्डर बता सकते हो। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3+, Na+, BeCl2 और SbCl5। अब CH3+ किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, E+ है। अब Na+ किस तरह का है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, एक्सेप्शन में था। E+ में आपका रूल क्या था, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और NH4+ एंड H3O+, ये सारे आपके E+ नहीं हो सकते हैं, तो Na+ तो नहीं होगा। फिर BeCl2, इसमें आप देखोगे सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, मतलब ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। SbCl5 जिसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसका ऑर्डर क्या है, E+ सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, फिर कंप्लीट ऑर्बिटल, फिर Na+ को लगा दो, क्योंकि Na+ तो इलेक्ट्रोफाइल है भी नहीं। तो ये ऑर्डर होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, CH2, ये आपका कार्बीन है। फिर से आपको ये याद रखना है, अगर 2 ही बॉन्ड दिख रहा है तो कार्बीन है।
वैसे कार्बिन नहीं है करके मतलब है नहीं है पता भी नहीं होता ना, तब भी आपको आंसर आ जाता। कैसे आंसर आ जाता देख लेते हैं। तो जैसे मैं CH2 देखूँगा, तो मुझे पता है वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है? जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मुझे पता चला, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो CH2 जो है वो आपका जो है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल वाला है। Cl+ जो है वो E+ है, K+ तो इलेक्ट्रोफाइल है भी नहीं। SO2 जो है वो कंप्लीट ऑर्बिटल वाला है। तो उसका ऑर्डर होगा Cl+, NH2, SO2 और K+। तो ये ऑर्डर होने वाला है। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि बेंजाइन जो है, बेंजाइन उसको हम E+ करके कंसिडर करते हैं अगर आ गया तो। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको हम लोग जो है E+ करके कंसिडर करते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के केस में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियो लिखा है इसमें, न्यूक्लियो, और दूसरा क्या लिखा है? फाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। फाइल का मतलब है सीकिंग एजेंट या लविंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? रिएक्टेंट विच सीक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने निकल जाता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी ही ये इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे वहाँ पे जाना चाहता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर सके। और इसमें जो है जनरली आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाता है, ठीक है? तो एज इलेक्ट्रॉन्स एज नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पाई बॉन्ड ऐसे किसी तरह से रहेगा। और जनरली इनके पास ये टेंडेंसी होता है कि लुइस बेस की तरह बिहेव करे, बट हमेशा के लिए इसको रूल नहीं बोल सकता। कभी कभी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बट वही है कि हमेशा नहीं बोल सकता, ठीक है? तो अब फिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे चले आते हैं, न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन वगैरह पे। तो न्यूक्लियोफाइल में जो सबसे पहला होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जैसे इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिवली चार्ज था। तो इस वाले केस में थैंकफुली एक्सेप्शन नहीं है, हर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। जैसे H- न्यूक्लियोफाइल है, F- न्यूक्लियोफाइल है, Cl- है, Br- है, I- है, OH- है, RO- एल्कोक्साइड, NaOH लिखा है। क्या ये आपका NaOH न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा डिसोसिएट करेंगे, तो आपको उनको अपने कैटायन और एनायन के हिसाब से देखना होगा। तो NaOH अगर आपके पास है, तो उसको आपको Na+ और OH- करके देखना है। इसके अलावा NH2 है, NH2-, Cn-, CH3-, इसको हम लोग कार्बन आयन बोलते हैं, ठीक है? और आपका CH2, CH-, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हर एनायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। और इसमें दूसरा टाइप होगा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में जो पहला आता है वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहला है RLI, जिसको बोलते हैं हम एल्काइल लिथियम। तो एल्काइल लिथियम बोलते हैं इसको। तो इसमें मिथाइल लिथियम हो सकता है, इथाइल लिथियम हो सकता है, बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सेकेंड वाला जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, जो R- और Mg+ देता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और तीसरा है R2ZN, जिसको हम लोग फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट बोलते हैं। और लास्ट वाला है R2CuLi, जिसको हम लोग गिलमान्स रिएजेंट बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है इनके, गिलमान्स रिएजेंट। तो ये इनके कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है? तो और सभी के सभी इन चारों का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, सभी के सभी R- प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको एक चीज़ याद रखना होगा आगे के लिए। तो इसमें जो नेक्स्ट टाइप के जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो आपके लुइस बेस है। तो लुइस बेस में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर होगा और उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। लुइस बेस है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देना है तो सबसे पहले तो वाटर याद आता है मुझे लुइस बेस में, अल्कोहल है, ईथर है, एमोनिया है, और प्राइमरी एमीन लिख सकता हूँ, सेकेंडरी एमीन लिख सकता हूँ, टर्शरी एमीन लिख सकता हूँ, और हाइड्रोजीन लिख सकता हूँ, हाइड्रोक्सिल एमीन लिख सकता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ। H2S लिख सकता हूँ, थायोल लिख सकता हूँ, थायो ईथर लिख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे इसको हम लोग पाइपिरिडीन या पीपिरिडीन बोलते हैं, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल के। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। तो लुइस बेस है ये सारे, जिसमें सब में लोन पेयर है और ऑक्टेट सभी के कंप्लीट है।
बिना ऑक्टेट कंप्लीट के वो आपका लुईस बेस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि लुईस बेस है, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट है, साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट टाइप पे चले आते हैं हम लोग, जो कि है मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। मतलब जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां पे सेम एटम के बीच में, सेम टाइप के एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। अगर कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो कुछ आप इथेन ले सकते हो, इथीन ले सकते हो, ब्यूटीन ब्यूटुइन ले सकते हो, ब्यूटुआइन ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो डबल बॉन्ड की जगह पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम टाइप के एटम के बीच में मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आप हर मॉलिक्यूल जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वहां पे भी रिएजेंट के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बी करके आपके पास कुछ बॉन्ड है, कुछ मॉलिक्यूल है जिसपे 2 ही एटम है, ए और बी। तो एक बॉन्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सपोज मान के चलो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ए के ऊपर, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से क्या होगा, जिसपे पार्शियल नेगेटिव है वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये मॉलिक्यूल जो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था जिसपे, वो किसी और रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए यह है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इसी वजह से क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट न्यूक्लियोफाइल को क्लासिफाई करने के बाद भी मैं न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन नहीं कर सकता इतने आसानी से जितना मैं इलेक्ट्रोफाइल का कंपैरिजन किया हूं। तो कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफाइल, बट वो किया जा सकता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका कंपैरिजन देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं ये वाला वीडियो एंड कर लेता हूँ। और वही है कि एंडिंग में बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बोल दें कि वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा रीच बढ़ाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करो, ताकि लोगों तक पहुंचे और मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं बस। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं, इतना ही, बाय बाय। तो मैं निकलता हूं आज के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ।